नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 साल बाद ट्रेन से किया सफर। कान्हा की नगरी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रेटर नोएडा। सीएम योगी ने किया भव्य स्वागत। यूपी में बूढ़े मां बाप को दुखी किया तो घर से होंगे बाहर। संपत्ति पर नहीं रहेगा कोई अधिकार। योगी सरकार वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली में करेगी संशोधन। स्कूल कॉलेजों के आसपास घूमने वाले शोधों पर करें सख्त कार्रवाई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, महिला सुरक्षा सबसे सर्वोपरि। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। आयोग में दाखिल हुआ लोक महत्व का प्रस्ताव। यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में अब तक 4% कम हुई बरसात। आज से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंची हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर ब्रजभूमि में आज ऐतिहासिक उल्लास और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का साक्षी बनी है। जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची, उनके आगमन के साथ ही मथुरा वृंदावन क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन जैसे ही मथुरा स्टेशन पर पहुंची, उनका काफिला सीधे श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन की ओर रवाना हुआ। मंदिर में पहुंचकर महामहिम ने गहन श्रद्धा भाव से ठाकुर श्री बिहारी जी के दर्शन किए और श्री विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका भव्य स्वागत किया। पूजन के बाद राष्ट्रपति निधिवन गईं, जहां उन्होंने पूजा कर देश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। उनके इस आध्यात्मिक प्रवास को लेकर ब्रजवासियों में भारी उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने जय श्री बांके बिहारी जी के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था। सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया था। स्नाइपर, ड्रोन कैमरे और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका है। दौरे के मद्देनजर शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बाधा न आ सके। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा पहुंची थी और बताया जा रहा है शांतिपूर्वक उनका सारा ही कार्यक्रम जो है वो फिलहाल आगे बढ़ रहा है। अभी कहां पर हैं, क्योंकि शाम तक जैसा आपने बताया था आज मथुरा में ही रहने वाली हैं राष्ट्रपति। पूरी जानकारी क्या है उनके शेड्यूल से जुड़ी? मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा पहुंची। मथुरा पहुंचने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया है, जहाँ विधिवत पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने एक चांदी का दीपक है वो भी बिहारी जी को यहाँ जो दान दिया है। जिसके बाद जो दीपक है वह जलाया। जिसके बाद वह निधि में पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना किया। उसके बाद वह श्यामाकुटी पहुंचने यहाँ भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। लगातार प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं। लगातार प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन एकदम तैनात है। वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी छूट देखने को नहीं मिल रही है। और लगातार अभी जो राष्ट्रपति है वह रेडी से होटल पहुंचेंगे, जहाँ उनका 2 घंटे का विश्राम है। विश्राम करने के बाद वह जो प्रशासन से बात करेंगे। जिसके बाद वह मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद जो कृष्ण कुब्जा का जो मंदिर है वहां पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो कृष्ण कुब्जा का मंदिर है वह राष्ट्रपति के प्रोग्राम आने के बाद चर्चा में आया है। उसके बाद चिकित्सा द्वारा लगातार तैयारियां की गई थी। इसके रोड की कहूँ या मंदिर की कहूँ, साज सज्जा की लगातार जिस तरीके से उनका रख रखाव किया गया है, अब जो व्यवस्था की गई है, लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ था।
तो लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो कुर्सियां हैं वह द्वापर युग में जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को जो कुर्सियां थी उनका उद्धार किया था। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने और बल्लभ जब यहाँ पे पहुंचे थे, जो उनके भाई है वहां पहुंचने के बाद जो कुर्सियां थी वह उनका उनके जो पैर का अंगूठा है उसके पैर रख के उनकी थोड़ी सी हाथ लगाया था और उनको एक सुंदर स्त्री के रूप में दिया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुर्सियां से कहा था कि हे सुंदरी, तो उन्होंने फिरते हुए कहा था कि मुझे तुम सुंदरी कह रहे हो, मेरा जो स्वरूप है वह एक कुंवर की तरह है, मैं कहाँ से तुम्हें सुंदरी दिख रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप तुम्हारी जो अंदर की सुंदरता है उसको देख के मैंने तुम्हें सुंदरी बोला है। हे सुंदरी, आप इसका बुरा न माने। तो भगवान ने जैसे उनके जो पैर का अंगूठा उस पर पैर रखने के बाद उनकी थोड़ी से हाथ लगा के उन्हें ऊपर उठाया, तो उन्हें एक जो सुंदरी का रूप दिया है। वह यहाँ पर जो मंदिर है कृष्ण का, वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लगातार प्रशासन द्वारा तैयारी की हुई। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हमने जो कुब्जा है उनका उनको एक सुंदर स्त्री का रूप दिया था, लेकिन कलयुग की बात करें तो कलयुग में उस जो कृष्ण कुब्जा का जो मंदिर है उसको इस कलयुग में जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, बिल्कुल, आज द्रौपदी मुर्मू मथुरा पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन भी किया। शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के अभेद्य कवच में मथुरा वृंदावन आज नजर आया। जब द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन पहुंची, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू करके जन जन तक विकास की किरण पहुंचा करके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है। आज हम कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस आधार पर एकात्म मानववाद सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। हर गरीब को पक्का मकान, हर व्यक्ति को शौचालय, इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, बहुत सारे गरीब कल्याण के लिए खास काम हुए हैं जो आम आदमी के जीवन को सुगम बनाते हुए जीवन के हर पहलू में देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का सम्मान देने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू करके जन जन तक विकास की किरण पहुंचा करके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है। आज हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस आधार पर एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। हर गरीब को पक्का मकान, हर व्यक्ति को शौचालय, इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ढेर सारे ऐसे गरीब कल्याण के कार्य हैं जो आम आदमी के जीवन को सुगम बनाते हुए जीवन के हर पहलू में देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर, समान अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अतुलनीय कार्य किया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज भी
स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देकर के भारत के जो कामगार हैं, जिनका पसीना, जिनका खून देश में, स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को बनाने में लगा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है, हमारे जो मेहनत कश हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद भारत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जो स्वदेश में निर्मित हैं, जो भारत में निर्मित हैं, और उन्हीं को खरीदेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं, जीएसटी के इस बड़े ऐलान के बाद, जीएसटी की स्लैब की दरों में बड़े ऐलान के कमी के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में सभी दुकानदार भाई, सभी उपभोक्ता एकजुट होकर माननीय मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और सबका मानना है कि स्वदेशी मूवमेंट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, हर हाथ को काम मिलेगा और सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। ऐसे अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता की। प्रदेश को चतुर्मुखी विकास के लिए नंबर 1 पे ले जाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के सरकार का और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 17 से अब तक प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है। सर, मिलने तब जा रहे हैं जब 9 तारीख को बसपा से मायावती बैठक कर रही है। आप जानते हैं, देखिए ये पॉलिटिकल अटकलें आप उन्हीं से क्लियर करें। हम अपने प्रदेश की जनता के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं। हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे और प्रदेश में युवाओं को मुख्य धारा में ला करके उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में हमारी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और लोगों को समान अवसर आगे बढ़ने का मिला। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के तहत व्यापारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के बाद कई उत्पादों में बड़ी कमी की बात सामने आई है। इसमें आपका डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह में ये हम दिखा रहे हैं, जहां पर खुद दुकान पर जाकर व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम के बाद सभी मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जानकारी रखने के लिए कि क्या वाकई जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो आम जनता तक इस उत्सव का लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या हर एक प्रोडक्ट में जो जीएसटी में कमी दी गई है वो आम लोगों तक पहुंच पा रही है। साबुन में हमारा 120 था, अब 105 है, 15 रुपये कम हुआ। 120 से 105 में साबुनों में देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर खुद व्यापारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभकामनाएं आपको। और अब बात करेंगे फैसले की घड़ी की, क्योंकि इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक हैं इरफान सोलंकी। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। रिजवान सोलंकी और सहअभियुक्त इजराइल आटेवाला पर फैसला 2 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तीनों की जमानत अर्जी पर कोर्ट एक साथ कर रही सुनवाई। तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी एफआईआर। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच तीनों पर फैसला सुनाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज अहम फैसला सामने आ सकता है। सपा के पूर्व विधायक हैं इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से, और दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। रिजवान सोलंकी और सहअभियुक्त इजराइल आटेवाला पर फैसला आने के बाद
2 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तीनों की जमानत अर्जी पर कोर्ट एक साथ कर रही सुनवाई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका जुड़ चुकी हैं। सारिका, आज बड़ा फैसला आ सकता है क्योंकि एक लंबे वक्त से मामला लंबित है, लेकिन हाईकोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। 2 सितंबर को ही सुरक्षित रखा गया था फैसला। बिल्कुल गरिमा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है इरफान सोलंकी के ऊपर जो दफाएं हैं, जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था और उसके बाद लगातार तारीखें पड़ रही थी और हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा था और उसके बाद आज जो है जमानत अर्जी पर लेकर अपना फैसला जो है वो सुनाएगी। इस पर इरफान सोलंकी, उनके भाई जो है रिजवान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला जो है उनकी भी मतलब तीनों लोगों की जो अर्जियां हैं उनको लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा और जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच तीनों की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला होगा और पूरे कानपुर शहर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जो निगाहें हैं वो अब इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस के इस फैसले को लेकर टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला होने वाला है और कहीं ना कहीं कानपुर शहर के जितने भी इस सपा से जुड़े हुए विधायक हो या फिर बड़े नेता हो वो सब भी आज इस फैसले का स्वागत करने के लिए अभी से तैयारी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये आशंका भी जता चुके हैं कि आज जो है जमानत हो जाएगी और एक बड़ा जश्न इस जमानत के बाद जो है मनाने की तैयारी कर ली गई है। तो आज एक बड़ा फैसला होने वाला है क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है ये कार्रवाई होनी थी और कई बार क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट पर ये कहा गया था कि इलाहाबाद कोर्ट जो है इसका फैसला करेगी और 2 सितंबर को कहीं ना कहीं फैसला इन तीनों को लेकर सुरक्षित रख दिया गया था और आज जो है इसका फाइनल डिसीजन होने वाला है। बिल्कुल, इंतजार समर्थकों को भी जरूर होगा क्योंकि बहुत लंबे वक्त से जिस तरीके से इरफान सोलंकी जेल में है, अगर आज फैसला उनके पक्ष में आता है तो कितनी राहत उनको मिल सकती है सारिका? बिल्कुल, देखिए अभी तक की उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे जो हैं दर्ज हो चुके हैं और सभी में जमानत हो चुकी है। ये गैंगस्टर का जो मामला है ये बड़ा मामला है। 2022 के बाद से उनके ऊपर जो दर्जनों मुकदमे हुए थे उन सब में उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट से जमानत होनी थी। तो जमानत होने के बाद अब जब वो रिहा हो जाएंगे, हालांकि अभी महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी बंद हैं और अपने भाई उनके रिजवान सोलंकी भी वहां पर जेल में हैं। तो अब जिस तरीके से आज जमानत अर्जी को लेकर फैसला सुनाया जाएगा तो उनकी जमानत हो जाएगी। एक बड़ा गैंगस्टर का जो मामला है वो जो है जमानत पे रिहा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आज आने वाला है और इसके बाद हो सकता है कि वो जमानत से रिहा हो जाए और जेल की 4 दीवारों से उनको छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन सारिका अभी हालिया जो वीडियो इरफान सोलंकी का वायरल हुआ था जिसमें वो जब पुलिस महकमे के साथ में बाहर जा रहे थे अपने बेटे से, उस दौरान उन्होंने मुलाकात की थी, उनका एक बयान सामने आया था कि 2027 के चुनाव में जरूर सामने आएंगे। उसके बाद यूपी की सियासत में कई सारे सवाल उठे, तो ऐसा लग रहा है कि खुद इरफान ने भी पूरी उम्मीदें इस आज के फैसले पर लगा रखी हैं और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तारीखें पड़ रही थी और वो जब भी अपनी तारीखों पर आते थे कोर्ट में जाते थे तो मीडिया के सामने कुछ ना कुछ कहते जरूर थे। हर बार वो न्याय की बात करते थे कि उनको न्याय मिलेगा, कानून व्यवस्था पर उनको भरोसा है, जिस तरीके से मुकदमे उनके ऊपर किए गए हैं उनको एक दिन उनसे छुटकारा मिल जाएगा। पहले ये बात करी जाती थी कि उनको न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी बात, जब अबकी बार वो कोर्ट में आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि 2047 का जो 27 का चुनाव है उनमें वो आएंगे, वापसी करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें जीतेंगे भी। तो कहा जा रहा है कि क्या वो भी ये कहा था कि वो इस बार सांसदीय का भी चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने एक विश्वास और जताया था कि ये जो सीट है वो उनके घर वालों वो विधानसभा की विधायिका उनकी पत्नी नसीम सोलंकी बनी हुई है और कहीं ना कहीं 3 पीढ़ियों से उनके घर में ये सीट आती रही है। तो अब उन्होंने एक बड़ी सीट का चुनाव किया है। कहा है कि विधायक तो वो ही हैं, उनके घर से कोई ना कोई मेंबर होगा, लेकिन अब सांसदी भी वो लड़ेंगे और जो 2027 का चुनाव है उसमें भी वो आएंगे सीट के लिए। बिल्कुल, खैर आज के फैसले पर नजर बनाए रखिएगा सारिका, जो भी हो दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां पर फैसले की घड़ी इरफान सोलंकी के लिए, क्योंकि अगर आज फैसला उनके पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं जमानत पर वो बाहर आ सकते हैं। हालांकि पिछली पेशी पर जब वो आए तो उस दौरान जो उनकी ओर से बयान दिया गया वो काफी चर्चा का विषय बना था। साफ तौर पर ये कहा गया था कि उनकी ओर से ये कहा गया कि 27 के चुनाव में वो जरूर आएंगे। तो ऐसे में अगर आज जमानत मिलती है शायद तभी ऐसा संभव हो सकेगा।
वापस से रुक कर लेते हैं अपनी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। राजधानी में तेंदुआ देखे जाने पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या? इस अंदाज में अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जंगली जानवरों के द्वारा हिंसक घटनाओं को लेकर पीसी की थी। हालांकि इसके पहले भी राजधानी में तेंदुआ गेस्ट हाउस तक पहुंच गया था एक शादी समारोह में, जहां पर जयमाला हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से राजधानी तक पहुंचे हैं ये, और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस तस्वीर को पोस्ट कर सरकार को जरूर घेरा है। तो लखनऊ से ये तस्वीरें, जहां पर राजधानी पहुंचे तेंदुए की तस्वीर को पोस्ट कर सरकार को घेरते हुए उनकी ओर से अहम बातें कही गई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जनपद सोनभद्र थाना क्षेत्र म्योरपुर में बबनडीहा गांव व देवरी गांव में बीजपुर मुर्दवा मार्ग पर बुधवार की रात करीब 9 बजे अलग अलग हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। पहली घटना में रेणुकूट से बाइक से आ रहे थे श्रवण कुमार 22 वर्षीय पुत्र रामकिशोर की बबनडीहा गांव के पास पिकअप की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपनी बहन की शादी का कार्ड बांटने गया था। 12 अक्टूबर को उसकी बहन की शादी थी, तो वहीं हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। दूसरी घटना देवरी गांव में घटी, जब डूबा गांव से बांस लादकर म्योरपुर आ रही एक ट्रैक्टर देवरी गांव में अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर पर सवार हीरा सिंह 55 वर्षीय पुत्र पंचम गोड निवासी परनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेंद्र कुमार 50 वर्षीय पुत्र रूपनाथ निवासी डूबा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्योरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर अंकित राज सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देख चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। अरे कड़वा वाला देख लो यार, कड़वा वाले पर लगाइए ना आप लोग। वन स्पॉट बौंडिया 100 नंबर है उसमें ना, 2-3 नंबर उसमें यार। अरे कड़वा वाला देख लो यार, कड़वा वाले पर लगाइए ना आप लोग। वन स्पॉट। कानपुर से खबर, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। रावतपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मदेव चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्रह्मदेव चौराहे का पूरा मामला, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर से बड़ी जानकारी, रावतपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मदेव चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
गोल्डी